नमस्कार रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं, कैसे हो भाई? मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? सर रोज पूछते हो सर, आपको पता है सर मौज ही चल रही है। खैर बातें नहीं करते हैं। अपन ने बात कर रहे थे रोटेशनल की। किसकी बात कर रहे थे? रोटेशनल की। हाँ सर, लास्ट टाइम पे हमने इक्विलिब्रियम वाले सवाल करे थे, याद है कि भूल गया? हाँ सर, इक्विलिब्रियम वाले सवाल करे थे। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाई थी कि भाई नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। पर नेट फोर्स अगर जीरो हो तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। अगर बॉडी फ्री टू रोटेट हो तो उस एक्सिस के अबाउट घूमती है जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है एंड पैरेलल टू टॉर्क होती है। हाँ सर, और अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम पे प्रूव करना हो तो उसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। फिर किसी भी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो प्रूव कर दो तो अबव वाले ज्ञान से हर पॉइंट के अबाउट वो जीरो प्रूव हो जाता है, तब बॉडी इक्विलिब्रियम में मानी जाती है। ये कहानी मैंने आपको बताई थी। फिर 4 5 6 7 इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराए थे। किसके? इक्विलिब्रियम के। हाँ सर, अब मैं आपको बताऊं तो रियलिटी में आज के लेक्चर में हम जा रहे होंगे प्योर रोटेशन की तरफ। प्योर रोटेशन मतलब जैसे एक रॉड है, हिंज के अबाउट घूम रही है। ओके, फिर जब हम ये पढ़ लेंगे ना तब आएगा आखिरी में कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ओके सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें? ध्यान से सुने, चलते हैं आगे। तो उस कहानी में आने से पहले अपने को फॉर्मूला तो लाना पड़ेगा। पर एक बात समझो, फॉर्मूला तभी आ सकता है जब आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से आती हो। कौन सी 3? उनको सिखाने में बहुत टाइम लगाया मैंने। क्या आपको टॉर्क निकालना आता है? हाँ, मन से पूछो, क्या आपको टॉर्क निकालना आता है? हाँ सर, टॉर्क निकालना आता है। क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है? घुमाने का कष्ट। हाँ, टॉर्क क्या है? घुमाने की ताकत। हाँ बिल्कुल सही। ऐसे ही याद करो, ये दोनों तो अभी पढ़ाए रोटेशन में। ऐसे ही याद करो, एक चीज पढ़ाई थी कहां पे? याद करो सर्कुलर मोशन में, जिसके लिए बार बार बोल रहा हूं भैया वो पढ़ के रखना है। उसे क्या कहते हैं? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप अगले वाले फॉर्मूले को अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपको इन तीनों चीजों का ज्ञान अच्छे से हो। अगर आपको इनका ज्ञान नहीं हुआ तो आपके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? ध्यान से सुने, चलते चलें, पढ़ते चलें। आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई। क्या करें, क्या करें, क्या करें? ओके देखो भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। अब इस पे पढ़ने का अपन प्रयास करते हैं। अच्छा भाई देखो, सर ने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉर्क पहले अपन समझे। देखो क्या कह रहा है, कैसे आएगा समझे अच्छे से। मान लो एक बॉडी है जो एक हिंज है, खचाक, ये जो डॉट दिख रहा है हिंज है, ठीक, खचाक ऐसे घूम रही है ओमेगा और अल्फा से, ओमेगा और अल्फा से। और हाँ सर, तो अगर मैं इसके किसी भी m1 मास को देखूं, मान लो कोई बॉडी है, समझना अच्छे से, कोई बॉडी है वो घूम रही है ऐसे ओमेगा से, हिंज कर दिया ओमेगा से और अल्फा। ओमेगा है एंगुलर स्पीड, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। आप जानते हो यस और नो? अल्फा इक्वल टू AT/R। अब सर्कल की बातें आएगी। सर्कल में 2 एक्सेलरेशन होते थे, ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। ए रेडियल डायरेक्शन चेंज करता था, ए टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड चेंज करता था। हाँ सर, तो समझने का प्रयास करो इसका ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। क्या ए टेंजेंशियल है अल्फा, मान लो दूरी R1 है। ओके, मैंने इस बॉडी, ये बॉडी है कोई रिजिड बॉडी टाइप, मैंने इसे एक छोटा सा मास लिया M1। कैसे M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, कैसे अनंत मासेस का ये टुकड़ा है, पूरा है। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो क्या AR जो अपना रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या ओमेगा स्क्वायर R है? हाँ सर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस मास M1 पर, इस मास M1 पर रेडियल फोर्स कितना लग रहा होगा? M1 इंटू AR। अच्छा, टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा होगा सर? M1 इंटू ए टेंजेंशियल, यानी कि रेडियल फोर्स लग रहा होगा M1 ओमेगा स्क्वायर R1 और F टेंजेंशियल लग रहा होगा M1 अल्फा R1। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। पर सोच, हमें क्या कौन लगा रहा है वो अलग बात है, ये फोर्स कौन लगा रहा है वो बात की कहानी है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे अभी। अगर ये बॉडी ओमेगा और अल्फा से घूम रही है तो क्या M1 पर ये हो रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर। हाँ सर। अच्छा, अब मैं आपसे सोचूं कि टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू फोर्स ऑन M1, क्या M1 पर ये फोर्स है? हाँ है। कौन लगा रहा है? छोड़ो, लग तो रहे होंगे तभी तो ऐसा हो रहा होगा। हाँ सर, इन फोर्सेस की वजह से ए पर कितना टॉर्क होगा? क्या वो ए पे लगने वाला टॉर्क होगा उन फोर्सेस की वजह से जो M1 पर लग रहे हैं? हाँ सर। अब बोल,
टॉर्क ड्यू टू एफ आर, बोलो टॉर्क ड्यू टू एफ आर। अरे रेडियल फोर्स तो ऐसे ही पास कर गया, टॉर्क ड्यू टू एफ आर। अरे बोलो, अरे टॉर्क ड्यू टू एफ आर तो सर 0 होगा, क्यों? अरे रेडियल फोर्स तो ऐसे ही पास कर जाएगा, तो उसका टॉर्क लगना संभव नहीं है। हां सर, बात आप सही कह रहे हो। टॉर्क ड्यू टू एफ टी, क्या टेंजेंशियल फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा? हां सर, बिल्कुल सही बात है सर। टेंजेंशियल फोर्स और आर में कितनी दूरी? ये टेंजेंशियल फोर्स, ओके। क्या टेंजेंशियल फोर्स ऐसे होगा? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे होगा। क्या आर आर1 होगा? हाँ। क्या एफ टी और आर1 में एंगल 90 होगा? तो क्या आर1 एफ टी इज द टॉर्क? हाँ, तो आर1 एफ टी, ओहो, एफ टी की वैल्यू m1 अल्फा r1, यानी कि m1 अल्फा r1 स्क्वायर। अरे हाँ सर, m1 अल्फा r1 स्क्वायर। क्या ये टॉर्क ड्यू टू एफ टी है? क्या ये टॉर्क ड्यू टू एफ टी है? अरे बोलो मेरे राम लालो श्याम लालो, अरे बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो काम चलने वाला नहीं है। हाँ सर, m1 अल्फा r1 स्क्वायर। क्या ये ए पर टॉर्क है उन फोर्सेस की वजह से जो m1 पे लग रहा था? तो नेट टॉर्क एट ए इज क्या टॉर्क ड्यू टू फोर्सेस ऑन m1, टॉर्क ऑन ड्यू टू m2, टॉर्क ऑन m3, m4, m5 एंड सो ऑन, यानी कि टॉर्क ऑन m1, टॉर्क ऑन m2 एंड सो ऑन। टक 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 टक। m1 पर टॉर्क कितना? m1 अल्फा r1 स्क्वायर। अब सोच, अगर ऐसे ही R2 होता और M2 होता तो क्या लिखते M2 पर टॉर्क? सर M2 अल्फा R2 स्क्वायर। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। ऐसे ही M3 पर एंड सो ऑन, टक 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 टक। इसमें क्या कॉमन आ गया? अल्फा। अंदर क्या बचा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। सर ये देखा देखा लग रहा है ये। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे सर ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये के अबाउट, यानी कि हिंज एक्सिस के अबाउट। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, ये तो क्या आई अबाउट हिंज है? हाँ। और क्या ये नेट टॉर्क अबाउट हिंज है? हाँ, तो इसलिए लिखो टॉर्क, इसे लिखो आई, इसे लिखो अल्फा। जैसे F बराबर m इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे टॉर्क बराबर आई अल्फा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना है फॉर्मूला, टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। अच्छा, एक गलती करते था बच्चा इसमें कई बार, टॉर्क और आई अलग अलग एक्सिस है कि सेम एक्सिस है? सेम एक्सिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टॉर्क एंड आई शुड बी फ्रॉम same axis, should be from same axis, torque and I should be from same axis। घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। so torque and I should be from same axis। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। तो फॉर्मूला F बराबर m जैसा है। देख F क्या था? चलाने की ताकत। M क्या था? चलाने का कष्ट। हाँ, ए क्या था? एक्सेलरेशन। यहां पे देख, टॉर्क क्या है? घुमाने की शक्ति। आई क्या है? घुमाने का कष्ट। पर ये दोनों निकालने के लिए बहुत मेहनत आनी चाहिए, बहुत पीछे से आना चाहिए। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि घुमाओ घुमाओ की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो करेक्ट कर पा रहे हो क्या? पर सोच, ये फॉर्मूला है छोटा सा, टॉर्क बराबर आई अल्फा, पर भैया लगा हो सकता है जिसको टॉर्क निकालना आता हो, आई निकालना आता हो और अल्फा का ज्ञान पूरा हो। ये कहानी अपन पहले पढ़ चुके हैं। जब तक वो तीनों कहानियां आपको नहीं आएंगी, आपके लिए इस फॉर्मूले से लगने वाले सवाल होना संभव नहीं है। और हाँ सर, पहले तो क्या ये कहानी समझ आई? टॉर्क बराबर आई अल्फा की। धीरे धीरे सवाल आते जाएंगे, फिर शर्माना मत। बोलो आई की नहीं आई? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे आई की नहीं आई? हाँ सर, फील तो आई। उतार लो फटाफट। शर्माने की और घबराने की आवश्यकता
नहीं है, मास्टर की बात सुनने की आवश्यकता है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो, मौज करो। सुने भाई सुने, जो टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा। हाँ सर, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। अब सुन, अब देख, देखो भाई, अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें? उतार लिए, आगे चलते हैं धीरे धीरे। देखो तुम्हें कहानी और समझ में आएगी। देखो भाई, ओहो, टॉर्क एंड आई शुड बी फ्रॉम एक्सेस लिख लिया हमने भाई। एग्जाम्पल से चालू करते हैं। टॉर्क बराबर आई अल्फा समझ गया, एग्जांपल से समझते हैं। अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन रॉड ऑफ मास m and length as shown in the figure. The rod is hinged at one end. मान लो कोई ग्रेविटी नहीं है, फ्रिक्शनलेस जगह पर रॉड ऐसे रखी हुई है, एक एंड हिंज्ड है, ये हिंज्ड है, बोलो क्लियर है। रॉड L लेंथ की है, इसमें फोर्स F लगाया ऐसे, ठीक है, मास m है रॉड का। अच्छा, जैसे ही फोर्स लगाया, किस फोर्स की? से टॉर्क आया, टॉर्क की वजह से क्या अल्फा आ सकता है? फॉर्मूला कौन सा? टॉर्क बराबर आई अल्फा। चलो ट्राई करो, पहले टॉर्क लिखो हिंज के अबाउट, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, टॉर्क अबाउट हिंज, आई अबाउट हिंज इनटू अल्फा। ऐसे भी तो समझ सकते हो इसको। हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं सर। बताओ, पहले टॉर्क अबाउट हिंज लिखो, फिर आई अबाउट हिंज लिखो, अल्फा निकाल लो। कर सकते हो तुम लोग? क्या टॉर्क निकालना आता है? सिखा चुका हूं। क्या आई निकालना आता है रॉड का? हाँ सर जानता हूं। क्या अल्फा जानते हो? क्या अल्फा निकाल सकते हो? हाँ सर। करके बताओ सब लोग, करके बताओ सब लोग, शर्माओ मत। अरे करके बताओ सब लोग, शर्माओ मत। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो भाई। अरे कर सकते हो तुम लोग, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई। चलो मैं बताता हूं। टॉर्क सबसे पहले भैया, हर चीज को अलग निकालते हैं। टॉर्क अबाउट हिंज, एफ का इधर कंपोनेंट सर एफ कॉस थीटा, क्या एफ कॉस थीटा ही है जो इसको घुमाएगा? सर टॉर्क हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एल। और रे हाँ, आई अबाउट हिंज सर ये रॉड का एंड है सर, एम एल स्क्वायर बाई 3। ओहो, तो आंसर आ गया, एफ कॉस थीटा इंटू एल इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा। एल ने एल को मार दिया, 3f कॉस थीटा बाई एम एल इक्वल टू एल्फा। अरे हाँ सर, 3f cos थीटा बाई ml इज अल्फा। आंसर डन, सॉर्टेड। अरे हाँ, इसलिए कह रहा हूं टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाना आना चाहिए। टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाना आना चाहिए। बोलो, कोई अल्फा पूछ ले, निकाल सकते हो क्या? हाँ सर। अब सोच, जैसे ही अल्फा आ जाएगा ना, वो पूरी सर्कुलर की ब्रैकेट कहानी जुड़ सकती है इसमें। ओमेगा, ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल, धीरे धीरे जुड़ेगी भाई। अल्फा से ही तो पूरा सर्कुलर बना था। हाँ, सर्कुलर बेसिकली घुमाऊ खेल की काइनेमेटिक्स है। अरे हाँ सर, पर अंतर यह है कि वहां पे एक सिंगल पॉइंट पे करते थे, यहां पे रिजिड बॉडी पे कर रहे हैं। अच्छा, पर है तो सब कुछ कनेक्टेड, कर तो सब सर्कल ही रहे हैं, इसलिए वो पूरा कनेक्शन आपको फिट बैठता हुआ नजर आना चाहिए। ओके सर, फील तो आई सर, मजा तो आया सर, बोलो वाह वाह। हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? सुनो, आगे चलो। 3f cos थीटा बाई ml, हाँ आ गया भाई, आ गया, मैं आंसर आ गया, 3f cos थीटा बाई ml। ओके, और करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, इसमें अच्छा होगा, है ना? इसे डीपीपी वर्कशीट भी अच्छे से करना। A rod of mass 3 kg and length 4m is hinged at one end as shown. It is rotating with omega. अच्छा, ये रॉड पहले से ओमेगा से घूम रही थी 2 रेडियन पर सेकंड से। A force of 15 Newton is applied on it as shown. Find the normal reaction at that instant. पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन निकालने से पहले आप मुझे अल्फा निकाल के बताओ इस इंस्टेंट पे। सबसे पहला काम है अल्फा निकालना, फाइंड अल्फा। पहला काम है फाइंड अल्फा, पहले करो सब लोग, फिर नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, तुमसे करवाऊंगा। पहले अल्फा निकालो सब लोग, सबसे पहले अल्फा निकालो सब लोग, सबसे पहले अल्फा निकालो। उसके लिए फॉर्मूला टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाओ। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है, फिर इसका अच्छा वर्जन कराऊंगा। पहले अल्फा निकाल दो सब लोग, निकाल दो, अरे निकाल दो, अरे निकाल दो सर। अल्फा 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 सर, ये हुआ 50 cos 37, यानी कि ये हुआ 40, ये हुआ 30, ये दूरी हुई सर 4, यानी कि टॉर्क अबाउट हिंज हुआ सर 40 इंटू 4। ओके, और आई अबाउट हिंज है सर, क्योंकि ये एंड पॉइंट है सर, तो ml स्क्वायर बाई 3, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर बाई 3, 3 ने 3 को मार दिया, यानी कि 16, यानी कि टॉर्क हिंज अबाउट हिंज इक्वल टू आई हिंज इंटू अल्फा। ओके सर, टॉर्क अबाउट हिंज इज व्हाट, 40 इंटू 4 यानी कि 160।
160 इक्वल टू 16 इंटू एल्फा, 16 ने 16 को मार दिया, एल्फा की वैल्यू आई 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ सर, एल्फा की वैल्यू मेरी आई 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके आगे का हिस्सा मैं बताऊंगा, ये तुमसे निकलवाना था मेरे को। आगे का हिस्सा मैं सिखाऊंगा, आगे का हिस्सा मैं सिखाऊंगा। इसके लिए पूरा पीछे का ज्ञान आपको आना चाहिए और बहुत बढ़िया चीजें आपको सिखाऊंगा। आपको फिर कैसा भी सवाल आ जाए आपका गलत होने वाला नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ओके सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। अब एल्फा आ गया भाई, एल्फा की वैल्यू आ गई। अब तुम एक बात समझो, ये रॉड है। मैंने एक चीज सिखाई थी सेंटर ऑफ मास में, एफ नेट बराबर एम ए में ए किसका होता है। अगर ये जो रॉड है ये घूम रही है, इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम है कि अलग है? बोलो सेम है कि अलग है? अरे बोलो सेम है कि अलग है? अरे बोलो सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? सर अलग अलग है। तो याद करो एफ नेट बराबर एम ए जब लिखते थे तो ए सी ओ एम आता था। हाँ सर, आप समझ, ध्यान से सुनना। क्या इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है? क्या सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन, क्या सेंटर ऑफ मास सर्कल कर रहा है? हाँ सर। तो अगर अपन इस रॉड का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाए तो उसके दो एक्सेलरेशन है, एक ए टेंजेंशियल, एक ए रेडियल। हाँ सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। क्या एफ नेट बराबर एम ए सी ए में ए सी एम लगाया जाता है? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इसके रॉड के हर एक का एक्सेलरेशन अलग अलग है। हाँ, पर हमें सेंटर ऑफ मास से मतलब है। ओके सर, ठीक है सर। अब समझते हैं, क्या इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन है, ए टेंजेंशियल और ए रेडियल। क्यों भैया? वो भी सर्कल कर रहा है। ओके, क्या ए टेंजेंशियल लिखा जाएगा एल्फा इंटू आर, पर क्या बार हो जाएगा 2, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, एल्फा के लिए 10 निकाल चुके हो आप। बिल्कुल सही बात बोले सर आप, बढ़िया सवाल कर रहा हो, ध्यान से सुनना। हल्का लेक्चर नहीं है आज का, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और सारा जो अपन ने पीछे का पढ़ा है उसका समावेश हो जाएगा। समावेश का मतलब समझते हो? मर्ज हो जाएगा। आपको उसको समझने के लिए पहले की बुद्धि, पहले का ज्ञान और अभी का ज्ञान और बुद्धि तेज चाहिए। ये हल्के बच्चे के लिए नहीं है, पर तुम तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें तो ये सब आना ही चाहिए। हाँ सर, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने छोड़ो, ए रेडियल, तुमने मेरे बेटे का फोटो आया था ना, तुम लोगों ने फोटो डाल दिया कई जगह, है ना? बदमाश कहीं के। ए रेडियल, ओके, ए रेडियल सर ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा दे रखा है सर 2, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 8। यानी कि ये डायग्राम हो गया किसका? ये डायग्राम हो गया सर किसका? ये डायग्राम हो गया सर किसका? ये डायग्राम हो गया एक्सेलरेशन का। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। क्या अल्फा वाली कहानी उतार ली तुमने? अल्फा वाली कहानी उतार ली तुमने? अरे उतार ली क्या? अल्फा वाली कहानी उतारो, रब करूंगा तब यहां पे एफडी बनाऊंगा नया। बोलो, ये एक्सेलरेशन का डायग्राम हो गया, 20 और 8, 20 इधर 8 इधर। ओके सर, ठीक। अल्फा को ऊपर लिख लेते हैं, 8 कर लेते हैं। चलो आ जाओ। अब सुनो, अल्फा अपने को पता है 10 आया था, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करूं, बाकी कंसेप्चुअली मैं सब सही कर रहा हूं। अच्छा, रॉड का अगर अपन एफबीडी बनाए तो भाई थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि समझ में आए। रॉड का अगर एफबीडी बनाए तो इधर लग रहा है 40, इधर लग रहा है 30। अब जो हिंज है, हिंज पे फोर्स किधर लगता है हमें पता नहीं है, तो उसमें 2 नॉर्मल रिएक्शन मानी जाती है, N1 और N2। ये बात पहले बता चुका हूं, N1 और N2। अगर हिंज पे डायरेक्शन नहीं पता तो 2 नॉर्मल रिएक्शन माने N1 और N2, एक माने ए रेडियल की तरफ, एक माने ए टेंजेंशियल की तरफ। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। हाँ, और नहीं बताया तो सुनो, ऐसे हिंज में नॉर्मल रिएक्शन मान लो। हाँ, किधर? एक ए रेडियल की तरफ, एक ए टेंजेंशियल की तरफ। ओके, अब देखो इसका एफबीडी हो गया।
ये एफबीडी है, ये एक्सेलरेशन का डायग्राम है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में सोचो, ऊपर लग रहा है n1, ऊपर ही लग रहा है 40 और 8 टेंजेंशियल, यानी कि एक्सेलरेशन है 20। तो देखिए इक्वेशन क्या, n1, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं, n1 प्लस 40 इक्वल टू मास, मास कितना 3 किलो इंटू एक्सेलरेशन 20। तुम्हें बात समझ आई मैं क्या कर रहा हूं ये? तुम्हें बात समझ आई मैं क्या कर रहा हूं ये? अरे हाँ ना तो बोलो। n1 ऊपर, 40 भी ऊपर, मैंने लिखा एफ रेट बराबर ma। हाँ, क्या इस वाली डायरेक्शन में a का कंपोनेंट 80 ही है? हाँ, तो n1 प्लस 40 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो 60 माइनस 40, ये हो गया 3 इंटू 20, 60, 60 माइनस 40, n1 इज 20। नाउ फॉर n2 लिखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, n2 प्लस 30 इक्वल टू मास इंटू a रेडियल 8। ओ हो, तो n2 की वैल्यू कितनी आई? बोलो भाई, 8 3 जा 24। हो, तो n2 मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? 60 माइनस 40 ये तो आ गया, ये 24 माइनस 30 माइनस 6। माइनस का क्या मतलब है? n2 ऐसे न लगकर ऐसे लग रहा है। ओ हो, हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अगर आप ध्यान से समझो तो इस रॉड पर ऐसे हिंज फोर्स ऐसे लग रहा है, ऊपर लग रहा है 20, सही चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही। और नीचे लग रहा, इधर लग रहा है 6। लो भाई साहब, इसमें टॉर्क बराबर आई अल्फा भी आ गया, एफ बराबर एम ए भी आ गया, दोनों डायरेक्शन भी आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया। तो जबरदस्त सवाल है ये, जबरदस्त सवाल है। इसमें मतलब कोई हल्का सवाल नहीं है, वो कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है, पर सब्जेक्ट पर कमांड और क्लैरिटी अगर होगी तो ही ये सब कर पाओगे, वरना कर पाना संभव नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर, समझ तो आई है, क्लैरिटी है सर। n2 प्लस 30 इक्वल टू 3.8, 3 into 8। ठीक सर, समझ आ गया सर। देखे भाई, आंसर आया क्या? मैंने कुछ गड़बड़ करी होगी तो नहीं आएगा। 20 और 6, अरे हाँ, क्या हमने यही निकाला था? हाँ सर, यही निकाला था। तो जो निकाला और जो समझा वो बिल्कुल सही है। क्या कहानी देखो, इसमें सेंटर मास की बात आ गई, सर्कुलर की भी आ गई, रोटेशन की भी आ गई, टॉर्क भी आ गया, आई भी आ गया। ये वो सवाल हैं जो आपकी रियल टेस्टिंग करते हैं। तो मैकेनिक्स को चैप्टर बाय चैप्टर मत तोड़ो, वो तो आपको आसान करने के लिए समझाया गया है, वो वास्तविकता में पूरी एक ही चीज है। जब 12th के एंड में आने लगोगे तो फिजिक्स पूरी ऐसे दिखने लगेगी, थोड़ी थोड़ी मैकेनिक्स मिलती हुई नजर आ रही है ना? हाँ, ऐसे फिजिक्स भी एक ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, सुंदर बात सर, वाह वाह सर। अच्छा, क्लियर है। अब क्या करें? चलो भाई आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करें? आ जाओ आ जाओ, ये तो हो गया सर, एक और ऐसा करते हैं, आओ एग्जाम पर ही तो करना है। A rod of mass m and length l is hinged in the vertical plane। अब mg का रूल आ जाएगा, as shown in the figure, if it is released under gravity। ऐसे रॉड थी, ऐसे यहां से हिंज कर दी, ऐसे छोड़ दी, तो मुझे नहीं लगता गिर जाएगी वो, ऐसे गिरेगी नहीं गिरेगी? गिरेगी सर, गिरेगी सर। तो सबसे पहले अल्फा बताओ, ए पार्ट बताओ, सब लोग ट्राई करो। अब ग्रेविटी में है तो यहाँ mg लगने लगेगा, टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखो। सबसे पहले अल्फा बताना है, तुम बता सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे बताओ, अरे बताओ, सबसे पहले अल्फा बताना है। शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। चलो बताओ, अरे बताओ भाई बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? बताओ। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, अरे बोलो भाई। अच्छा सर, फाइंड आउट अल्फा ऑफ द रॉड, ये वो ये। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ध्यान से सुने। अच्छा,
फाइंड आउट अल्फा ऑफ द रॉड एट दैट इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट। ओके, फाइंड द हिंज फोर्स एट द इंस्टेंट इट इज रिलीज्ड। ठीक है, अल्फा बताते हैं सर। इधर लग रहा है mg, तो सर आपने बताया सर टॉर्क अबाउट हिंज इक्वल टू आई अबाउट हिंज इनटू अल्फा। हाँ सर, हिंज से ले लेते हैं सर, ml स्क्वायर बाय 3 है सर। mg का टॉर्क कितना है बोलो? mg इंटू एल बाई टू इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ml स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। ये सबको समझ आया क्या? ये सबको समझ आया क्या? mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू, mg इंटू एल बाई टू इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। एल ने एल को मार दिया, m ने m को मार दिया। अल्फा की वैल्यू क्या आई? अल्फा की वैल्यू आई 3g बाई 12, 3g बाई 12। अरे हाँ सर, 3g बाई 12, हाँ 3g बाई 12, ये बिल्कुल सही था सर। फटाफट यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। mg इंटू एल बाई टू इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आई 3g बाई 12। क्या ये सबको समझ आया? अब फिर से वही बात, नॉर्मल रिएक्शन बताओ। अरे क्या बताओ? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमेशा मैं दो डायग्राम बना लेता हूं। कैसे? एक फोर्स का, एक एक्सेलरेशन का। क्या सेंटर के दो एक्सेलरेशन होते हैं, AT और AR? क्या इस केस में AR 0 है? बताओ क्यों? जस्ट छोड़ा है तो ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 है तो AR 0 है। AR तो हो गया 0, बच्चा कौन? A टेंजेंशियल, तो वो हुआ अल्फा इंटू आर। क्या सेंटर ऑफ मास की दूरी L बाई 2 है, तो 3g अल्फा इंटू L बाई 2, दैट इज 3g बाई 12 इंटू L बाई 2। L ने L को मार लिया, 3g बाई 4, 3g बाई 4। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया सर। 3g बाई 4 आया A टेंजेंशियल। ओके, ये भैया, और AR 0 है। अब इसका FBD बना लेते हैं जैसे सर ने सिखाया। भैया अगर हिंज पे कुछ नहीं दे रखा हो तो नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 मान लेनी चाहिए और सर AT AR की तरफ मान लेनी चाहिए। तो सर मैं तो ऐसे N1 मान लेता हूं, सर मैं ऐसे N2 मान लेता हूं। एक फोर्स सर अपना mg लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे, यही FBD है सर, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सर एक्सेलरेशन ये है। अब देख हॉरिजॉन्टल में, देख सिर्फ N2, तो N2 बराबर मास इंटू 0, तो N2 भी 0। तो N2 तो है ही नहीं, N2 तो है ही नहीं ना, उधर एक्सेलरेशन है, तो क्या जरूरत है N2 की? कोई जरूरत नहीं है। क्या A टेंजेंशियल नीचे है? हाँ, तो इस वाली वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? mg माइनस N1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज A टेंजेंशियल 3g बाई 4। यानी कि N1 की वैल्यू आई mg माइनस 3mg बाई 4, यानी कि mg बाई 4। अरे हाँ सर, बोलो कितना आया? mg बाई 4। और N2 कितना आया सर? 0। N2 कितना आया सर? 0। क्या सोच के देख, इसमें टॉर्क बराबर आई अल्फा, F बराबर mn, x F बराबर mn y, दोनों लग गए। हाँ, आई आ गया, टॉर्क लिखना आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। अल्फा समझ आना चाहिए, अल्फा से AT समझ आना चाहिए, AR समझ आना चाहिए, तब इतने अच्छे सवाल। कोई बहुत बड़े नहीं है, पर एक 3 4 5 कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है ये सब। हाँ, अच्छा लगा सर, समझ तो आया सर। बोलो आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, बिल्कुल। ये सारी चीजें सवाल से ही सीखते हैं, तो सवाल ही करते रहते हैं, ज्यादा फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, फील आ जाएगी। तुम्हें एक तरीका और बताऊं ये mg बाई 4 निकालने का, थोड़ा अलग है, छोटा है, शॉर्ट ट्रिक। बताऊं बताऊं बताऊं? अरे बताऊं बताऊं? N1 निकालने का तरीका एक छोटा सा बताऊं बताऊं? चलो बताता हूं। देख, पहले अपन देख लें आंसर अपने सही आ गए क्या? हाँ, ये तो सब हो गया, सब समझ आ गया हमको। ठीक, हाँ ये तो आंसर तो सही। अब समझना, तू क्या कर, यहां की बजाय यहां बैठ जा।
सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा चीटा बन के, सोच, समझना अब अच्छे से। तो सेंटर ऑफ मास चल रहा है कोई बात नहीं, पर तू सेंटर ऑफ मास के लिए सोच, अगर तू चीटा बन के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया तो इनर्शियल फ्रेम की नॉन इनर्शियल, खूबसूरत बात सुनना, आंसर एक लाइन में आ जाएगा, पर उसके लिए दिमाग तेज चाहिए, समझना। सेकंड मेथड, उसके लिए फील चाहिए, सुनना, n1 निकालने के लिए सुनना अच्छे से। अच्छा, तू अगर चीटा बन के सेंटर मास पे बैठ जाए, तू याद कर, एक बात बताई थी मैंने, रिजिड बॉडी की खास बात थी, क्या खास बात थी? उसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती थी। हाँ, तो उससे ये खास बात भी आई थी कि भाई उसे किसी भी पॉइंट पर बैठकर दूसरे पॉइंट को देखो तो वो सर्कल ही करेगा और उनका अल्फा सेम रहेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, सो अल्फा रिमेन सेम। हाँ, क्योंकि क्यों मैं फिर से बताता हूं, मान लो रिजिड बॉडी, ये 3 पॉइंट है, ए बी और ये सी। सोच, ए से सी की दूरी चेंज नहीं हो सकती, ए से बी की दूरी चेंज नहीं हो सकती, और इनके बीच एंगल भी चेंज नहीं हो सकता। तो जितना ए सी घूमेगा उतना ही ए बी भी घूमेगा, उस तरह का रोटेशन ही बी सी में भी होगा, क्योंकि फिक्स है ना, टक टक टक। तो अल्फा किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, जैसे ओमेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, याद करो पहले सिखाया था एक बार कि ओमेगा रिमेन सेम सर्कुलर में। हाँ, तो अपन किसी भी पॉइंट पर बैठ के देखें दूसरे पॉइंट का अल्फा रिजिड बॉडी के लिए क्या सेम होगा? हाँ, तो क्या 2 चीजें रिजिड बॉडी के लिए सेम रहती है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में? अल्फा एंड ओमेगा। ओ हो, अब वो चाहे चले घूमे कुछ भी हो। हाँ, बात तो सर आप सही बोल रहे हो। सो अल्फा एंड ओमेगा रिमेन सेम फॉर एनी 2 पॉइंट्स in a rigid body because it is a rigid body, because we cannot change orientation। ये आपस अगर ऐसे तो ऐसे रहेंगे, बोले ऐसे ऐसे कुछ भी हो। हाँ, बात सर आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो अल्फा रिमेन सेम। अब सोच, तू चीटा बन के सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा, चीटा बन के सेंटर ऑफ मास पर बैठ जा, ठीक। तो क्या तेरे को बॉडी अल्फा से ही घूमती नजर आएगी? हाँ सर। तुम क्या इनर्शियल फ्रेम, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो? हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो चल रहा है। अभी तो हम हिंज के लिए कर रहे थे, हिंज तो रेस्ट पे थी, पर सेंटर ऑफ मास तो चल रहा है। पर टॉर्क में एक खूबसूरत बात है, बोलो सूडो फोर्स कहां लगता था? इसको पहली बार सोचवा रहा हूं, बाद में सोचने की जरूरत नहीं। जब भी चलती हुई बॉडी पर या घूमती हुई बॉडी पर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो आप डायरेक्ट टॉर्क बराबर आई अल्फा लिख सकते हो बिना सूडो को कंसीडर करे। क्यों? क्योंकि सूडो सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है। तो टॉर्क ऑफ सूडो क्या होगा? ये पहली बार बता रहा हूं, बार नहीं बताऊंगा, 0। जब भी आप चलती हुई घूमती हुई बॉडी पर सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो भले सेंटर ऑफ मास इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल हो, टॉर्क ऑफ सूडो का लफड़ा नहीं आएगा। अरे क्योंकि सूडो लगता ही सेंटर ऑफ मास पर है, तो सूडो का टॉर्क 0 ही हो जाएगा। तो भले हो सकता है फोर्स, पर उसका रोल टॉर्क में नहीं होगा। इसलिए 90% ऑफ द सवाल रोटेशनल के सेंटर ऑफ मास पर बैठ के करे जाते हैं। तो भले सेंटर ऑफ मास चल भी रहा हो, वो नॉन इनर्शियल भी हो, पर टॉर्क में सूडो का लफड़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता बोलो, समझ में आई? फिर से सुने, हम रोटेशन के सवालों को आसान करने के लिए सेंटर ऑफ मास पर बैठकर सवाल करने चाहेंगे। जब सेंटर ऑफ मास पर बैठते हैं तो भले सेंटर ऑफ मास इनर्शियल या नॉन इनर्शियल हो, सूडो के टॉर्क का लफड़ा नहीं आता, क्योंकि सूडो का टॉर्क वहीं से पास कर जाता है। यह बात याद रखनी है मन में। चाहो तो लिख लो अपनी भाषा में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, समझ तो आई है सर, और अच्छा भी लग रहा है सर। क्या बोलो, क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही सर, अच्छा लग रहा है सर। चलो ठीक, अब सोच इस चीटे के बारे में सोच। इस चीटे ने बोला सूडो का टॉर्क 0, n का टॉर्क 0, n2 का टॉर्क 0, n1 का टॉर्क है n1 into l/2। फॉर्मूला लगाया, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, सेंटर के लिए लगा रहा हूं। तो टॉर्क और आई सेम एक्सिस पे होने चाहिए। चीटे के लिए टॉर्क n1 into l/2, ओके। आई चीटे के लिए ml²/12, ml²/3 नहीं आएगा। अरे चीटा चाहे तो सेंटर ऑफ मास है तो ml²/12 into अल्फा। एल को मार दिया। हाँ सर, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? पीछे देखो, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी?
पीछे निकालिए अपन अल्फा की वैल्यू, देखो 3g/2l, ओके, तो अल्फा की वैल्यू रख दो, तो देखो n1 इक्वल टू ये 6, ठीक है, तो ml/6 इंटू अल्फा की वैल्यू 3g/2l, 3 ने इसको 2 को मार दिया, l को मार दिया, mg/4। अरे हाँ सर, क्या n1 थोड़ा और आसानी से आ गया, पर इसके लिए अक्ल चाहिए। पिछले वाला जो इससे पिछले वाला था वो थोड़ा सोचने में आसान था, ये थोड़ा इसलिए उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, ये थोड़ा सोचने में टफ है, पर इसकी कैलकुलेशन आसान है। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर से हमने क्या करा, हम हिंज की बजाय हमने टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी का अल्फा सेम रहेगा, क्यों रहेगा बात समझा चुके हैं, रट लो, ओमेगा एंड अल्फा फॉर रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट रिमेन सेम, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो सकता। चीटा बन के अगर सेंटर मास पे बैठ गए तो सूडो का टॉर्क का भी कोई दो बातें अच्छी सीखे, ओमेगा अल्फा रिमेन सेम फॉर एनी 2 पॉइंट्स बिकॉज़ रिजिड बॉडी है, एंड फॉर कैलकुलेटिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास में सूडो के टॉर्क की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सूडो वहीं से पास कर जाता है। ये दो बातें सीखे, फटाक से लिख दिया n1 into l/2 इक्वल टू आई अल्फा, आई इज ml²/12 into अल्फा। आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे रेनबो, बढ़िया सवाल करा रहा हूं, जोरदार, इसलिए धीरे धीरे करा रहा हूं। शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करने की जरूरत है। अच्छे लेक्चर है, अब कुछ भी हल्का नहीं है। अब जो भी 2 5 7 लेक्चर आने वाले हैं रोटेशन के, कुछ हल्का नहीं है, और अच्छा ही पढ़ाऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड का नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान भी नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको। मेरे से पढ़ने का फायदा क्या होगा जब तक अच्छी चीज नहीं सीखोगे। इसलिए मन पक्का रखिए और हिम्मत रखिए, बढ़िया सिखाऊंगा जोरदार, और पुराना रिवाइज करके रखिए तो फायदा होगा। इसे रिवीजन कर लीजिए फटाफट फटाफट। चलो, बात समझ आई सर? आ गया बिल mg/4, बहुत बढ़िया। ओहो, देख ध्यान से सुनो। A rod of mass and length L is hinged in the vertical plane at an angle of 37 डिग्री। ये 37 डिग्री पे यहाँ पे हिंज्ड है, ऐसे 37 डिग्री पे, ठीक है, with the horizontal as shown in the figure if it is released under gravity। अब 37 डिग्री से छोड़ दिया बेसिकली, अब हॉरिजॉन्टल से नहीं छोड़ा, 37 से छोड़ा, फिर उसने वही सारी चीजें पूछ ली। सबसे पहले अल्फा बताओ, सबसे पहले अल्फा बताओ सब लोग, फाइंड अल्फा। ऐसे 37 डिग्री से छोड़ा है, ऐसे रिलीज करा है, अल्फा बता सकते हो तुम लोग। अब हॉरिजॉन्टल से छोड़ के 37 से छोड़ा है, तो mg ऐसे लगेगा, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। मास m, लेंथ l करके बताओ। अब तुमसे करा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल से नहीं छोड़ रहा, 37 से छोड़ रहा हूं, करो। mg का कंपोनेंट लो, कौन घुमाएगा? टॉर्क लिखो, i लिखो, अल्फा आ जाएगा। टॉर्क लिखो, i लिखो, अल्फा आ जाएगा। टॉर्क लिखो, आई लिखो, अल्फा आ जाएगा। अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो, अच्छा एक बात है, बच्चे भी ना माँ की तरफ ही रहते हैं, तो मैं ना अकेला हो गया हूं। मेरे दोनों बच्चे और माँ एक तरफ और मैं अकेला। ये बहुत खतरनाक इक्वेशन है। तुम भी ऐसे करते हो क्या? मम्मी के साथ देते हो कि पापा का साथ देते हो? वैसे मेरी बेटी मेरा साथ देती है थोड़ा, हाँ वो फिर भी साथ देती है। बेटा तो नहीं देता, वो तो मम्मा का भक्त है। क्यों भाई? कितने लोग मम्मा के भक्त हैं, कितने लोग पापा के भक्त हैं? फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो। कितने लोग मम्मा के भक्त हैं, कितने लोग पापा के भक्त हैं? सवाल कर लो। हाँ हाँ, अरे वाह वाह। आजकल मैंने कसम खा रखी, मतलब वही मैंने आपको बताया था, भैया जब तक मेरे 10,000 कदम नहीं होते मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती। आजकल रोज मैं 10,000 कदम करता हूँ, कम से कम, जो खाना ही नहीं मिलता। हाँ, क्या मैं आपको ज्यादा फिट लग रहा हूं? चलो भाई, अरे हो गया क्या? अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना। चलो मैं बताता हूं, mg ऐसे लग रहा है सर। सर mg का ये एंगल अगर 37 है सर, तो ये भी 37 है सर, तो ये 53 है सर, तो ये 37 है सर, तो इधर आएगा mg और mg/5, 37 आएगा ना इधर, हाँ, और इधर आएगा सर 3 mg/5। कौन है जो टॉर्क लगाएगा?
कौन है जो टॉर्क लगाएगा? सर 4mg/5 लगाएगा। 4mg/5 इंटू L/2 इज टॉर्क इक्वल टू एंड है ml²/3 इंटू अल्फा। क्या ये इक्वेशन सबको समझ आई है? 4mg/5 इज द F परपेंडिकुलर, L/2 इज R, I इज ml²/3, अल्फा इज अल्फा, फॉर्मूला इज टॉर्क बराबर है अल्फा। ओ हो। हाँ, FT R I अल्फा, ये चल रही कहानी। और हाँ सर, अब देख M ने M को मार दिया, L ने L को मार दिया, एक 2 ने 2 को मार दिया, इधर बचा 2g/5। हाँ सर, इधर बचा 2g/5, इधर आया 6g/5l। अल्फा की वैल्यू आई 6g/5l। 6g/5l। हाँ सर, 6g/5l। कोई कष्ट वाली बात नहीं है। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलो समझ आया क्या? अरे बताओ समझ आया क्या? हाँ सर, 6g/5l। अब देख आंसर आ गया क्या? हाँ सर। अब फिर से हिंज फोर्स बोलो, दोनों तरीके से बता दूं? दोनों तरीके से बता दूं? चलो आ जाओ देखो। ऐसे 37 डिग्री है तो इसमें 80, इधर AR, बिल्कुल सही। ऐसे 80 और AR की डायरेक्शन में N1 N2 मान लेना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे अपना mg लग रहा है, ठीक है। mg के दो कंपोनेंट कर लो। इधर आया था कितना? 4mg/5, इधर कितना आया था? 3mg/5। बेसिक से करते हैं। ओके सर, अल्फा वैल्यू कितनी आई थी? 6g/5l। हाँ सर, 6g/5l ही आई थी ना, देख लो पीछे एक बार। हाँ, 6g/5l। चलो ठीक, ये कहानी, ये एक्सेलरेशन का डायग्राम हो गया, ये FBD का हो गया। अब वो जैसे इक्वेशन करते हैं, एक इक्वेशन ऐसे लिखो, एक इक्वेशन ऐसे लिखो। हाँ, एक AT की तरफ, एक अल्फा की तरफ। AT, अच्छा AR कितना? सर 0। क्यों? अरे AR तो है ही नहीं, जस्ट छोड़ा है तो ओमेगा 0 है। अगर ओमेगा होता तो लिखते। AT कितना? सर अल्फा इंटू L/2। अल्फा कितना? 6g/5l इंटू L/2। L ने L को मार दिया, आया AT की वैल्यू 3g/5। अरे हाँ सर, तो AR हो गया 0, AT हो गया 3g/5। कितना हो गया? 3g/5। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? आगे बढ़े, चलते चलें, सुनते चलें। बहुत बढ़िया। देख ऐसे देख, इस वाली डायरेक्शन में A रेडियल में N2 एक्सेलरेशन है नहीं, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो N2 बराबर, सो डायरेक्ट आ गया 3mg/5। अब 0 नहीं है, N2 को 3mg/5 को बैलेंस करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन तो है नहीं। तो N2 बराबर 3mg/5। ओके सर, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लो, तो क्या लिखेंगे? 4mg/5 इक्वल टू, सॉरी 4mg/5 माइनस N1 बराबर मास इंटू ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज 3g/5। यानी कि N1 की वैल्यू इज 4mg/5 माइनस 3mg/5, यानी कि mg/5। ओ हो। तो N1 आया mg/5, N2 आया 3mg/5। आंसर चेक कर लें क्या? देखो तो, N1 mg/5, N2 3mg/5। जो करा जो समझा बिल्कुल सही है, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। और हाँ सर, बात तो समझ आई सर। क्या मैं N1 निकालने के लिए एक सेकंड मेथड भी ले सकता था? सुन ले, ताकि जो पहले सिखाया था, सेकंड मेथड फॉर N1। सुन, चीटा बनकर यहां बैठ जाओ, ठीक है। तो mg का टॉर्क 0, सूडो का टॉर्क 0, N2 का टॉर्क 0, N1 का टॉर्क N1 इंटू L/2, I इज ml²/12 चीटे के लिए, अल्फा इज 6g/5l। हाँ, L ने L को मार दिया, 12 ने 2 को, 6 ने 6 को मार दिया। N1 की वैल्यू mg/5, वन लाइन।
बोल एक लाइन में n1 आया कि नहीं आया? आ गया। और ऐसे भी कर ले जैसे पहले बताया तो भी अच्छा है, जैसा तुझे अच्छा लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर ये कहानी समझ आनी चाहिए। फील कर, मैं रॉड को किसी भी एंगल से छोड़ दूं, क्या तुम अल्फा निकाल सकते हो? हां सर। क्या तुम n1 n2 निकाल सकते हो? हां सर। ओ हो सर, फील तो आई सर, बात तो समझ आई सर। बोल आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? हाँ आई ना सर, मौज आई सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? आगे बढ़े, चलते चले, सुनते चले। ओके, ये हो गया। हो अब थोड़ी थोड़ी बातें कुछ अलग बता दो, जो अपन ने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे और कुछ नई चीज आ जाएंगी। रिजिड बॉडी इज इन मोशन, its axis of rotation remains fixed with respect to the frame of reference. फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो अपन प्योर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे थे वही तो पढ़ रहे थे अपन, उसी पे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो अपन जो फॉर्मूले पढ़े थे उनको वापस रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से समझें। अभी अपन यही पढ़ रहे थे जिसकी बात हो रही है। देखो भाई, अ फोर्स प्रोड्यूसेस रोटेशन इफ देयर इज नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग पैरेलल टू द डिजायर्ड। फालतू की बात छोड़ो इधर, क्या ये फॉर्मूला आपको समझ आता है? अभी इतनी देर से इसी पे सवाल कर रहे थे, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं इतनी देर से यही बता रहा था। तो आई हिंज के अबाउट होगा, टॉर्क भी हिंज के अबाउट होगी, जो बनने पड़ा उसका रिवीजन। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली कहानी रिवाइज करके काइनेटिक एनर्जी सिखानी थी मेरे को। अब सुनना, हालांकि ये बात तू एक बार पहले कर चुका है। कब? जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाया था तब भी करी थी। पर अब सुनना, अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं? ध्यान सुनना ध्यान से। जैसे मान लो कोई बॉडी घूम रही है ओमेगा से, तो अब समझो टॉर्क वर्क लग रहा है। मान लो इस पे कोई मास m1 है r1 दूरी पर, ठीक सर। अब समझ लो, क्या इसकी रफ्तार होगी ओमेगा r1? हाँ सर, बिल्कुल होगी। तो इस m1 मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर। क्या v1 इज ओमेगा r1 का होल स्क्वायर? ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक r2 दूरी पर m2 मास है, क्या वो भी ओमेगा से घूम रहा होगा? तो क्या उसकी रफ्तार ओमेगा r2 होगी? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m2 ओमेगा r2 का होल स्क्वायर। हर पार्टिकल के लिए क्या सेम होगा? ओमेगा, क्योंकि वो रिजिड बॉडी है। हाँ सर। ऐसे अगर मैं सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी टक 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 टक, तो क्या है काइनेटिक एनर्जी टोटल आ जाएगी बॉडी की, घूमती हुई बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर। कैसे लिखनी चाहिए? पर क्या v1 है ओमेगा r1, क्या v2 है ओमेगा r2, क्या v3 है ओमेगा r3? हाँ सर। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर। अब देखो ओमेगा कॉमन ले लो, हाफ ओमेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, टक 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 टक। अरे हाँ सर, ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर देखा देखा सा लग रहा है। इसे क्या कहते हैं? अरे ऐसे ही तो समझाया था। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिंज। आई अबाउट हिंज। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर अ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन इज व्हाट? हाफ आई ऑफ हिंज ओमेगा स्क्वायर। तो एक बॉडी जो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई एच ओमेगा स्क्वायर। आई एच इज व्हाट? हिंज। This is the kinetic energy of a body which is performing pure rotational motion about a hinge. हाँ सर, ये अपने को याद होना चाहिए, ये अपने को याद होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक सॉलिड स्फीयर है, मास 5 किलो का, ऐसे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 5 किलो का, अपनी इसका रेडियस है 2 मीटर, ऐसे घूम रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से। बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो तुम क्या लिखोगे? बोलो। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? 2/5 mr स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लिख के बता दो। एक सॉलिड स्फीयर है, 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है, मास उसका 5 किलो है, रेडियस उसका 2 मीटर है। बताओ। अरे बता दो, शर्माओ मत। सिंपल सवाल एकदम। हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन लिखनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल लिखनी आनी चाहिए। तो देख आई क्या लिखा? 2/5
m यानी कि 5 इंटू r यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया, i आया 8, i आया 8। हाँ सर, 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर, 8 आ गया i, तो हाफ i यानी कि 8 ओमेगा यानी कि 2 स्क्वायर। हो तो 2 ने इसको मार दिया, 4 4 जा 16 जूल। क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी आ गई? हाँ, अगर कोई भी बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखी जाती है। अभी ये यूज में आएगा इसलिए बता रहा हूं, इसलिए अच्छे से समझ लो इस बात को। क्या ये बात एकदम क्लियर है? क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ओके सर, बात समझ आई सर। क्या आगे बढ़ जाए मास्टर? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ जाओ, बिल्कुल बढ़ जाओ सर। ओके ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखी जाती है, हाफ ऑफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। वो मैं समझ आ गया, एक एग्जांपल भी हमने छोटा सा कर लिया। अब ऐसी बहुत सारी बॉडी हो सकती है, बहुत सारी एक्सेसेस हो सकती हैं, हम एक्सेस के अबाउट आई लिखना आता है। अगर ओमेगा गिवन है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आपको लिखना आना चाहिए। डन, सॉर्टेड, क्लियर सर। चलो तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर एक सवाल, अच्छा सवाल आ गया, करते हैं, ध्यान समझ। A rod of mass m and length L is hinged in the vertical plane as shown in the figure. If it is released under gravity, find out omega. समझना पहले, मान लो ऐसे रॉड है, ऐसे हिंज है, छोड़ दूं क्या नीचे गिरेगा? अपने आप बिल्कुल गिरा ना, ऐसे थोड़ा और। जब ये वर्टिकल हो जाए चीज, कौन चीज ऐसे, तो बताओ क्या ओमेगा होगी अगर मैं हॉरिजॉन्टल से छोड़ दूं? अब पता है इसमें आएगा वर्क पावर एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, तो ट्राई करेगा, मैं बताऊं, पहला मैं बताता हूं, दूसरा तो करना। अच्छा सोचते हैं अपन ने, अगर इसको छोड़ दिया तो सोचो ऐसे गिरेगा, तो यहां पे ओमेगा बताना है अपने को। अब समझो पहले अच्छे से, जब ये नीचे गिरेगा तो mg नीचे लगेगा, वर्क कौन करेगा? mg। अगर अपन देखें तो इस पे फोर्सेस होते हैं n1 n2। अगर मैं आपसे बहुत ध्यान से बोलूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई n1, वर्क डन बाई n2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। n1 का वर्क डन 0। बोलो क्यों? अरे n1 तो हिल ही नहीं रहा। n1 जिस वर्क डन क्या होता है? f डॉट ds कितना है? 0। n1 जिस जगह पर है वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, n2 जिस जगह पे वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो हिंज का वर्क डन 0। ध्यान देना क्यों 0 है? क्योंकि f डॉट ds में ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां पर n1 और n2 लग रहे हैं उनका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन है। ओहो, यानी कि ये तो सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन है। ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो k फाइनल प्लस u फाइनल इक्वल टू k इनिशियल प्लस u इनिशियल। याद है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? हाँ, अब सोच, mg जो सेंटर मास पे लगा वो कितना नीचे आ गया? L/2, तो वर्क डन हुआ mg L/2। हाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर ये ओमेगा से घूमने लगा तो रॉड की घूमती काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 0। बस लॉजिकली भी सोचो, तो जब ग्रेविटी में पोटेंशियल एनर्जी घटी, कितनी घटी सर? mg L/2 घटी, वो पूरी की पूरी क्या रॉड की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। रॉड की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना? mg L/2 हिंज के अबाउट आई, यानी कि हिंज के अबाउट, जिसके अबाउट हिंज है प्योर रोटेशन, उसी पे लिखेंगे। आई किसका होता है? हिंज का। अगर बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो m L/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m ने m को, l ने l को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 3g/l ओमेगा। आंसर आ गया। अब एक बात और समझ गया, हिंज के तो वर्क डन होते नहीं, क्यों लिखे बार बार? सिंपल ग्रेविटी का होता है, तो ग्रेविटी की जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ही क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है प्योर रोटेशन में। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? घूमती हुई बॉडी का हाफ आई हिंज इंटू ओमेगा स्क्वायर।
हाँ सर, तो आ गया, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बढ़िया चल रहा है, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, कुछ मत करो, सुनो मेरी बात, चलते चलो बढ़ते चलो मौज मारो, आओ आओ। √3g/L ओमेगा, अच्छा लगा सर, बढ़िया सर, ओमेगा आ गया। चलते तो आगे चलते देखते हैं, ओमेगा आ गया क्या, √3g/L, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो घटी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। हाँ सर, तो आगे चलते हैं और देखते हैं। प्योर रोटेशनल मोशन अपन जानते हैं, टॉर्क हिंज, ये सब अपन जानते हैं, जो अपन ने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज हो गया। देखो, टॉर्क हिंज बराबर आई हिंज इनटू अल्फा, एफ एक्सटर्नल सिस्टम इक्वल टू एम ए सी यू एम, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोटेशनल मोशन में अपन ये सारे फॉर्मूले लगा रहे थे। हाँ सर, लगा तो रहे थे, यही कर रहे हैं अपन, आगे भी यही करेंगे, जो भी करा है वो यही है। हाँ सर, तो सोच, F बराबर एम ए सी यू एम भी लग गया, टॉर्क हिंज बराबर आई हिंज इनटू अल्फा भी लग गया, काइनेटिक टोटल इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लग गया, आई हिंज की है। ये प्योर रोटेशन की कहानी है। प्योर रोटेशन मतलब रिजिड बॉडी को एक जगह से ठोक दो और फिर उसे घुमाओ, यानी कि हिंज कर दो और फिर उसे घुमाओ। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर। तो आगे बढ़ते हैं, आओ एग्जांपल फिर से। A rod of mass m and length L is hinged in the vertical plane at an angle of 37 degree with the horizontal as shown in the figure. If it is released under gravity, find out omega of the rod when it is making 53 degree with the horizontal. ओहो, 37 डिग्री से छोड़ा और कहां तक जा रही है, 53 तक। थोड़ी सी मैथ्स है बेसिक, बताओ जब 37 से छोड़ा और 53 पे क्या ओमेगा होगा, बताओ, ट्राई करो ट्राई करो। 37 डिग्री से छोड़ रहे हैं और 53 डिग्री पे ओमेगा पूछ रहे हैं। सिंपल, वर्क पर एनर्जी लगानी है, हिंज का कोई वर्क डन होता नहीं है, ग्रेविटी का ही रोल होता है। आपको बात समझ में आनी चाहिए, ट्राई करो। 1 मिनट होने वाला है, 1 मिनट होने वाला है, मेरे कदम बढ़ नहीं रहे हैं पर। अरे बढ़ी नहीं रही यार ये तो। चलो टाइम अप, आ जाओ, ध्यान से सुन। जब आप 37 डिग्री पर हो तो सोचो, सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल से कितना नीचे है, समझना, फील करा रहा हूं, कितना नीचे है। ये L/2, ये L/2 sin 37, तो L/2 sin 37 इज 3/5, यानी कि 3L/10। हाँ सर, जब ये रॉड 53 डिग्री पे आ जाएगी तो सोचो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ जाएगा। ये 53 हो गया, तो ये लंबाई हो जाएगी L/2 sin 53। हाँ, L/2 sin 53, sin 53 की वैल्यू 4/5, तो 4L/10। ठीक है, तो लॉजिकली सोचो तो सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आया, ये नीचे आया 4L/10 माइनस 3L/10, यानी कि सेंटर ऑफ मास नीचे आया L/10, यानी कि कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट गई सर, mg इंटू L/10। क्या यही वो एनर्जी है जो रॉड की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? हाँ सर, यही वो एनर्जी है जो रॉड की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। रॉड की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, हाफ आई ऑफ इंच mL²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m ने l को मार दिया, इसने 2 को मार दिए, 5 बच गया, तो इधर आया 3g/5l का रूट इज ओमेगा। √3g/5l, √3g/5l इज ओमेगा, √3g/5l इज ओमेगा। ओके सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर, बोलो आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया। हाँ सर आया, सही सा तो लग रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम कर पाए थे क्या, अरे सोच पाए थे क्या, अरे हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर, तुम हाँ ना बोल बोल के परेशान हो गए हो क्या, चिंता मत करो, अब जब भी सपनों में उठोगे तो बोलोगे हाँ सर। मेरे से पढ़ने के जाने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद भी अपने कॉलेज में जा जाके रात में उठोगे हाँ सर।
बोलोगे तो नहीं मेरे को, शादी वादी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाएंगे सर। कई लोग बोले शादी में और आपको कभी नहीं बुलाएंगे सर। बेटा बुला लेना, ये तो बीवी अच्छी नहीं मिलेगी और लड़कियों को लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, मास्टर को बुलाना कंपलसरी है। खैर भावुक हो जाता हूं मैं शादी की बात लेकर। A rod of mass m and length L is hinged in the vertical plane as shown in the figure. If the rod is released under gravity, find out the hinge force when it becomes vertical. अच्छा, जब ये छोड़ हॉरिजॉन्टल से छोड़ दें तो जब ये ऐसे हो जाएगी तो क्या ओमेगा आ गया था? हाँ, जब वर्टिकल हो जाए तब अपने को नॉर्मल बताना। याद करो ओमेगा कितनी आई थी, अभी भी अपन ने पीछे निकाला, वापस वो नहीं करते हैं। ओमेगा कितना निकाला था जब हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था? आ गया √3g/L। दोबारा उसको निकालते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल से छोड़ो, अरे हाँ ना तो बोलो, देखो पीछे गड़बड़ मत करना। रूट कितना आया था देखो पीछे जब हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था? √3g/L। हाँ, तो √3g/L ओमेगा होगा अगर हॉरिजॉन्टल से छोड़ दो। तो छोड़ा तो ओमेगा आ गया √3g/L। मैं दोबारा इसको नहीं निकलवा रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बताओ इस समय पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? N1 N2, क्योंकि जो सर्कल होगा उसके दो एक्सलेशन होंगे, AR और AT। N1 N2 बताना है, कर सकते हो तुम लोग कर सकते हो। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो बताओ N1 N2 क्या होंगे? अगर अपन ने हॉरिजॉन्टल से छोड़ दिया, जो पहले पढ़ा था उसी ज्ञान को और आगे ला रहे, तो बताओ ओमेगा N1 N2 क्या होगा? मैं बताता हूं, सुनना। इस रॉड जब वर्टिकल हो जाएगी तो समझो, जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो पहले मुझे बताओ कि अल्फा क्या होगा जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी। इधर लग रहा है mg, N1 N2 तो यहां पे होंगे ही। टॉर्क क्या होगा? 0। mg का टॉर्क 0 है तो अल्फा भी क्या होगा? 0। तो A टेंजेंशियल भी क्या होगा? 0। हाँ, अगर रॉड वर्टिकल नहीं होती तो अल्फा होता। क्या अल्फा निकालना हमें किसी भी एंगल पे आता है? हाँ, mg का टॉर्क बराबर आई अल्फा। हाँ, पर इस इंस्टेंट पे अल्फा 0 है, पर क्या ओमेगा है? हाँ है। तो AR² की वैल्यू है ω²R, यानी कि 3g/L इंटू आर कितना? L/2। L ने L को मार दिया तो AR आया 3g/2। अरे हाँ सर, तू रॉड का डायग्राम देखे तो ये FBD वाला डायग्राम है और एक्सेलरेशन वाला डायग्राम। AR ऊपर है, 3g/2, AT है ही नहीं। अरे हाँ सर, तो बताओ क्या N2 0 है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो N2 के अलावा कोई फोर्स है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, तो N2 0 है। पर क्या N1 माइनस mg बराबर मास इंटू 3g/2, यानी कि N1 की वैल्यू 3mg/2 प्लस mg, यानी कि 5mg/2। क्या ये समझ आया है? देख, इसमें वर्क पर एनर्जी भी घुस गया, टॉर्क बराबर आई अल्फा भी घुस गया, सब घुस गया, बराबर एम भी घुस गया, सब घुस गया इसमें। हाँ, कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं, पर कॉन्सेप्ट सारे, इसलिए अकल चाहिए, इसलिए अकल चाहिए। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। अच्छा सर, चलो भाई चलो भाई। ओके सर, आंसर आ गया। बोलो अच्छा लगा क्या? अरे बोलो अच्छा लगा क्या? हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं? आंसर आ गया, पहले देख लेते हैं। हाँ, हो गया, ये सब हो गया। 5mg/2, क्या हमारा आंसर यही आया था? और N2 की वैल्यू 0। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। और हाँ, जोरदार लेक्चर था आज का, जोरदार, एकदम शानदार। पहले तो पिछले वाला सवाल समझ आया तुमको? सोच, अगर मेरे उसको टफ करना हो ना, मैं ज़्यादा ले जाना नहीं चाहता, मैं तेरे को बताता हूँ। चल, मैं तेरे को ऐसे बता देता हूँ, चाहे तो घर पे ट्राई कर लेना, हालांकि मैं उसमें ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता। मान लो कि रॉड को ऐसे छोड़ूं और मैं आपसे बोलूं कि बताओ 53 डिग्री पे जब रॉड आ जाएगी तो क्या N1 N2 होंगे? तो जब 53 डिग्री पे आओगे सबसे पहले क्या निकालोगे? ओमेगा।
फिर क्या अल्फा निकालना आता है? हाँ, फिर n1 n2। ये सवाल बड़ा हो जाएगा जो मैंने बोला। सोच अगर मैं रॉड को हॉरिजॉन्टल से छोड़ूं 53 डिग्री पे पूछूं अल्फा ओमेगा n1 n2, क्या तू कर सकता है? बड़ा सवाल है पर सोच तू कर सकता है। क्या एनर्जी से ओमेगा निकालेगा? हाँ। क्या टॉर्क बराबर अल्फा से अल्फा निकालेगा? हाँ। क्या ओमेगा और अल्फा आ गए तो ए आर ए टी आ गया? हाँ। फिर क्या एफ बराबर एम ए दोनों डायरेक्शन में लगाएंगे? हाँ। क्या n1 n2 आ जाएगा? हाँ। ये लंबा हो जाएगा सवाल, पर सोच अगर ये भी आ जाए, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हां सर, बिल्कुल कर सकता हूं, बिना डर के कर सकता हूं। बस हालांकि मैं करा के कोई 10-20 मिनट खराब नहीं करना चाहता, पर क्या मैं कर सकता हूं? सोच, रॉड को ऐसे छोड़ दे, बताओ 27 डिग्री पे क्या होगा या 53 डिग्री पे क्या होगा? क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन से ओमेगा निकाल सकता हूं? हाँ। क्या मैं टॉर्क बराबर अल्फा से अल्फा निकाल सकता हूं? हाँ। क्या अल्फा और ओमेगा आ गया? क्या ए आर ए टी आ गया? हाँ। क्या मैं ए आर और ए टी में एफ बराबर एम ए लगाकर n1 n2 निकाल सकता हूं? हाँ। डन। बड़ा हो गया भले सवाल, पर कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस है। हालांकि इतना बड़ा आता नहीं है, पर आ जाए तो मैं तो कर सकता हूं। बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बोलो यहां तक क्लियर है? अरे पक्का? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छी बात है। ठीक है, तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। अगले टर्न पे फिर मिलते हैं। चलो भाई, इसी जिद और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। चलो, सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।